Question number 8 says, in the polynucleotide chain of DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of. अब पहली चीज़ आपको ये नीट 2020 कोविड के टाइम का क्वेश्चन है. सो पूछा गया है कि आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लियोटाइड है, पहले तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये पता होना चाहिए. नीचे इमेज आपको दिया गया है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें एक फॉस्फेट हो, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस. जब ये तीनों यूनिट साथ में होती है तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. और अगर फॉस्फेट नहीं हो तो रिमेनिंग दो यूनिट जो है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को, उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे पूछा गया है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये कौन से कार्बन से लिंक्ड है, क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ना. सो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए OH और H ये सब के सब अटैच्ड है कार्बन से. आपके पास टोटल पेंटोस शुगर में कितने कार्बन है? 5 कार्बन. कहाँ कहाँ पे है सर? सबसे पहले तो जो अपेक्स है उस पर है. नहीं, रॉन्ग. इस वाले डायग्राम में मैंने शो नहीं किया है, बट ये साइड में जो डायग्राम आ रहा है ये आपको दिखेगा. साइड वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टॉप पे अपेक्स पे ऑक्सीजन है. सो ऑक्सीजन अपेक्स पर रहता है और कहीं पर भी नहीं रहता. ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे आपको अपेक्स पे कार्बन तो नहीं दिखने वाला, उसके जगह पे क्या रहता है? ऑक्सीजन. सर कार्बन स्टार्ट कहाँ से होता है? कार्बन स्टार्ट होगा जस्ट उसके एडजेसेंट में. कार्बन की काउंटिंग कभी भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे. ठीक है. सो पहला कार्बन आपका अटैच्ड है किससे? नाइट्रोजनस बेस से. सेकंड कार्बन, उसके बाद थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन. अब जो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपको फिफ्थ कार्बन नहीं दिख रहा है. रीज़न मैंने वहाँ पे एक कॉर्नर शो करना चाहिए था, जो कि आप साइड वाले डायग्राम में देख सकते हैं. इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम भी साथ में अटैच किया. इसमें आप देख पा रहे होगे एक H से अटैच्ड होकर ऊपर की तरफ CH2 लिखा है. सो जो अपना जो फिफ्थ कार्बन है वो वहाँ पर है. सर आप बोलेंगे कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो पेंटोस शुगर है उसी में 5 कार्बन डाल देते हैं, बट पाँचों कार्बन उसी में नहीं है. 4 कार्बन आपके साइक्लिक सिस्टम में है और 1 कार्बन आपका साइक्लिक सिस्टम के बाहर है. और टॉप पे आपको ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है. सो वहाँ पे आपका कार्बन नहीं है. सो कुल मिला के 5 कार्बन है, जिसमें से 4 कार्बन आपके रिंग सिस्टम में है और 1 कार्बन आउट ऑफ द रिंग है. और वो कार्बन किससे अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप से. किससे अटैच्ड है? फॉस्फेट. इज इट क्लियर? सो आपका जो नाइट्रोजनस बेस है, अब वो कोई भी हो सकता है, एडिनाइन, गुआनिन, थाइमाइन, साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है. वो किससे अटैच्ड होगा? वो सबसे फर्स्ट जो पहला कार्बन है उससे अटैच्ड होगा. तो फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर. नाइट्रोजनस बेस के साथ जो ये कार्बन की बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड का एक नाम भी है. आपको पहले भी थियरी के टाइम पे भी टीचर्स ने समझाया होगा कि जो फर्स्ट कार्बन है और नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच की जो ये बॉन्ड है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके नीट के क्वेश्चन में पूछा गया बहुत बार. तो थियोरेटिकली HSC बोर्ड में, बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे भी और एज वेल एज नीट में भी काम देने वाला है. सो ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये नाम दिया रहता है. अगर इनकेस यहाँ पे पूछा होता कि विच बॉन्ड अटैचेस दी नाइट्रोजनस बेस टू दी पेंटोस शुगर, सो आपको लिखना पड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से कार्बन से बनेगा? फर्स्ट कार्बन से बनेगा. और कहाँ पे अटैच्ड हो रहा है? नाइट्रोजनस बेस से. सो आवर आंसर फॉर 8th इज C, फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर. इज इट क्लियर? नहीं क्लियर है प्लीज़ डाउट पूछिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9 says E. coli has only 4.6 into 10⁶ base pairs and completes the process of replication within 18 minutes. Then the average rate of polymerization is approximately. नीट 2020 का क्वेश्चन है. बड़े बड़े नंबर्स देख के बच्चे डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और क्लासिक क्वेश्चन है, हर बार पूछता है. पॉलीमराइजेशन कौन करता है? एंजाइम पॉलीमरेज. पॉलीमरेज ही पॉलीमराइजेशन करेगा. पॉलीमराइजेशन मतलब रेप्लिकेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन ही हो रहा है जहाँ पे आपके मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं. सो ये फैंसी टर्म सुन के बहुत ज़्यादा डरना नहीं है. आपको पूछ क्या रहा है कि क्या रेट है पॉलीमराइजेशन का. आपको क्या क्या दे के रखा है? आपको बेस पेयर दे के रखा है और आपको टाइम दे के रखा है. बट ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बेस पेयर पर सेकेंड, लेकिन टाइम आपको किस में दिया है? मिनट्स में. ऑप्शन में टाइम सेकेंड्स में है और जो क्वेश्चन है उसमें मिनट्स में है. तो पहला टास्क आपका क्या है? तो फर्स्ट एम शुड बी
80 मिनट्स को कन्वर्ट करो 60 सेकेंड्स के फॉर्म में। सो उसको कैसे करोगे, 18 इंटू 60 आपका सेकेंड्स में आ जाएगा। और सिंपली अब क्या करना है, वी फॉर गेटिंग द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन वी हैव टू डिवाइड 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स बाय 18 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब जिन बच्चों को इसके आगे का कैलकुलेशन कैसे करना है वो आता हो तो आप स्किप कर सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। वाइल जिन बच्चों को कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखना है तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर दिया हुआ है। सो यहाँ से नीचे आप देख पा रहे हैं 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स को क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 6 इंटू 10 होता है, 6 इंटू 10 आपका 60 सेकेंड्स होता है। तो जो आपका 10 निकल कर आया वो 10 से हम ऊपर के 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करें मतलब जब आपका नीचे जो एक 10 है ऊपर के एक 10 से कैंसिल करेंगे तो आपका 10⁶ क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6। क्लियर। अब हमारे पास 4.6 भी दिया हुआ है। 4.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 46/10 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। सो 46/10 अब 10 डिनोमिनेटर में है। वंस अगेन जैसे 6 इंटू 10 सेकेंड्स वाला जो मैंने आपको बताया, 60 का एक 0 कैंसिल करने के लिए हमने 10 को क्या किया, ऊपर से डिवाइड कर दिया। सो 6 से 5 हो गया था। सिमिलरली 46 का 10 जब डिनोमिनेटर में आया तो उससे भी क्या होगा, एक और पावर कम हो जाएगी। तो 6 से 5 हुआ, अब 5 से 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 46 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6। अब 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 108। सो हमारे पास क्या आने वाला है, 46 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 108। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 46 इंटू 10⁴ को। अब आप क्या करेंगे, पावर्स को नॉर्मली जीरोस में कर लीजिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 4,60,000 डिवाइडेड बाय 108। आपको नीट के क्वेश्चन पेपर में नीचे रफ वर्क करने के लिए स्पेस दिया रहता है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। उसको आप मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा, आपको कोई कैलकुलेटर एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको पेन से ही उधर सॉल्व करना है। 4,60,000 को डिवाइड करना होगा 108 से। आप पहले तीन से 4 वैल्यूज़ निकाल लीजिए, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 वैल्यूज़, मिनिमम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 करिएगा, उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया लग जाने वाला है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाता है वो है 4259। अब वंस अगेन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कितने बार कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन का आंसर होता है वो कई बार मैच नहीं करता। ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका मैच नहीं करेगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिखी रहती हैं। तो आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सबसे क्लोज में आपका कौन सा आंसर दिख रहा है। यहाँ पे क्लोज में आप ध्यान देने जाएंगे तो 3000 है और 4000 है, तो आप 3000 तो लेंगे नहीं। सो मोर क्लोज वाला लेना है, आपको राउंड ऑफ करना है। सो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप किसको लेंगे, 4000, बिकॉज 4259 क्या है, क्लोज टू 4000 है, ठीक है। और उससे बड़ी कोई वैल्यू दी है, अगर मान लो 4300 दिया रहता है सपोज, इमेजिन। सो उस केस में क्या करते हैं आप, 4300 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके ज़्यादा क्लोज है। समझ में आ रहा है मेरी बात। ज़्यादा देन आप 4000 लेते हैं, आप 4300 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे राउंड ऑफ वाला गेम है, ये आपको आना चाहिए। सो हमारा 9th का आंसर हो जाता है बी, 4000 बेस पेयर्स पर सेकेंड्स। यहाँ पे यूनिट्स आपको चेंज करने आना चाहिए, और यूनिट्स चेंज करने के बाद उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, अपने कैलकुलेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन रखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या होगा हमारा 9th का 4000 बेस पेयर पर सेकेंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। प्लीज़ इसमें सीरियस रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। बहुत बच्चों को आसान लग रहा होगा, आसान लग रहा है ना। आइए देखते हैं। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNAR। बहुत सारे बच्चे जब ये एग्ज़ाम देकर आए थे 2019 का, उनका जब हम लोग पेपर चेक कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे, मैक्सिमम बच्चे, हमारे ही बच्चे, उनमें से बहुत लोगों ने रॉन्ग किया था। क्या हुआ था कि उन्होंने याद कर लिया था कि यूरासिल छोड़ के बाकी तो DNA RNA में सब कॉमन है, तो इसमें सोचने वाली बात ही क्या है। तो लोग क्या करते थे, आपके पास वहाँ पे थाइमाइन नहीं रहेगा, उसके जगह पे यूरासिल रहेगा। समझ में आ रहा है। तो कई बार जब ऑप्शन इस तरीके से आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करना बहुत ज़्यादा चांस रहता है मिस्टेक करने का, ठीक है। उन्होंने क्या मार्क कर दिया, ग्वाइनाइन और साइटोसिन, ठीक है, क्योंकि थाइमाइन की जगह पे यूरासिल रहता है और साइटोसिन तो रहता ही है, ठीक है। तो ATGC ना होकर क्या होगा, एडिनाइन, साइटोसाइन,
यूरासिल, ठीक है, ये सारे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। बच्चे ने क्या किया, गुआनाइन साइटोसिन मार्क करके आ गए। गुआनाइन दिख गया एक प्यूरिन और साइटोसिन भी मार्क कर दिया, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि प्यूरिन्स लिखा है, जानबूझकर पर्पसफुली प्यूरिन्स लिखा है। प्यूरिन्स आपके सिर्फ दो हैं, एडिनाइन और गुआनाइन। जब आप सी ऑप्शन देखेंगे, गुआनाइन और साइटोसिन दोनों डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, बट ऐसा चीज़ तो है, बात तो सही है कि दोनों में पाए जाते हैं, बट पूछा क्या है, प्यूरिन के लिए पूछा है, स्पेसिफिकली प्यूरिन। सो क्या साइटोसिन एक प्यूरिन है? नहीं, वो तो पायरिमिडीन है। सो यहाँ पे ही बच्चे बहुत बार रॉन्ग करके आ गए थे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको केयरफुली पहले पढ़ो, पेशेंस रखो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में मत आओ, क्योंकि जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और कई बार बच्चे घाई में भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्साइटमेंट में कर दिए हो, घाई में कर देते हैं, या कोई क्वेश्चन प्रेशर में आकर कर रहे हैं। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, हम लोग किसी एक को लेकर नहीं बैठ सकते, बट अक्सर कन्फ्यूजन इसी में होता है कि जब डीएनए आरएनए में कॉमनैलिटी की बात आती है तो बच्चे फटाक से कोई भी यूरासिल को छोड़ के कोई भी ऑप्शन है तो टिक कर देते हैं, बट भूल जाते हैं कि प्यूरिन भी है। सो प्यूरिन यहाँ पे सिर्फ एडिनाइन और गुआनाइन है, ठीक है। सो 10th का आंसर हो जाता है बी।